अदालती निज़ाम की जिस तरह धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान में रियासत को हमलावर होकर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह दारुल हुकूमत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में और पंजाब के दारुल खिलाफा में बलवा, फसाद, दंगा और इनारकी पैदा करने की कोशिश की गई, इस तर्ज अमल की पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। जब कोई इंतहा पसंद ग्रुप इसकी आधी कार्रवाई भी करता है तो उसके खिलाफ रद्द अमल में तमाम लोग आवाज़ उठाते हैं कि इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा। आज अमलन सूरत हाल ये है कि हमारा निज़ाम अदल कोलैप्स करता हुआ नज़र आ रहा है। अदालतें, मैं किसी मजिस्ट्रेट की अदालत की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सिविल जज की अदालत की बात नहीं कर रहा, जो अदालत उज़्मा और अदालत आलिया हैं पाकिस्तान की, वो भी इस शख्स के आगे न सिर्फ बेबस नज़र आती हैं, बल्कि ये शख्स अपने दबाव के ज़रिए इन अदालतों से अपने पसंद के फैसले लेता हुआ नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के हर वकील को अपने मौक्कल, अपने क्लाइंट के लिए वही सहूलत मांगनी चाहिए जो इमरान खान साहब को मिली है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर कोई शख्स सुबह 8 बजे पेशी पे नहीं पहुंचता और उसकी ज़मानत कैंसिल हो जाती है, अगर कोई शख्स 9 बजे बर वक्त नहीं पहुंचता, उसका केस खारिज हो जाता है, चाहे उसका वकील ये कहे कि वो मौक्कल मेरा घर से रवाना हो चुका है, तो जनाब जज साहब बराए मेहरबानी इंतज़ार फरमाइए। अदालत को रात 8 बजे तक खुला रहना चाहिए हर पाकिस्तानी शहरी के लिए जो किसी वजह से वक्त के ऊपर नहीं पहुंच सकता। अब वक्त पे मौजूद ना होने की वजह से अगर किसी साइल का केस मुस्तरद होता है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जिस तर्ज अमल का हमारी अदलिया ने हज़रत इमरान नियाज़ी साहब के लिए फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया है, पाकिस्तान का हर शहरी उसी फ़राख दिली का हकदार है। पाकिस्तान में अदालतों के अंदर हमने कभी ये मनाज़र नहीं देखे। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा अगर अदालत में पेश होती थीं और वहाँ पे किसी के सलाम का जवाब देती थीं तो उन्हें डांट के कहा जाता था कि आप अदालत के एहतराम का ख्याल रखें। यहाँ पर अदालतों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, अदालतों में दंगा फसाद किया गया है, लेकिन उसका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। इस पर हर शख्स परेशान है कि क्या माजरा है। सुपरसोनिक स्पीड के साथ तमाम मुकदमात में ज़मानतें ली जा रही हैं। हम भी इस पाकिस्तान के शहरी थे, हमारी ज़मानतों की दरख्वास्तें हफ्तों हफ्तों पेंडिंग में चली जाती थीं और कभी बेंच टूट जाते थे, कभी जज साहब बाहर तशरीफ़ ले जाते थे, फिर कई हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान में एक शख्स के लिए कानून वीआईपी कानून की सूरत में उसे तमाम मराद दे रहा है और पाकिस्तान के दीगर लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों है। शाहिद खाकान अब्बासी का क्या गुनाह था कि उसने इतने महीने जेल में काटे। नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, साद रफ़ीक का, हनीफ अब्बासी का, मिफ्ता इस्माइल का, राना सनाउल्लाह का, ख्वाजा आसिफ का, मेरा, हम सब के क्या गुनाह थे कि हमें अपनी ज़मानतों के लिए सालों और महीनों जेलों के अंदर गलना पड़ा। लेकिन ये जो लाडला साहब हैं, इनको कोई सवाल नहीं पूछ सकता।
अदालतें इनके लिए खुली रहती हैं, रात रात तक जज साहिबान अदालतों में बैठे रहते हैं, और फिर भी ये लाडला अदालत में पेश ना हो तो अदालत उसकी गाड़ी के पास पहुंच जाती है कि जनाब मेहरबानी फरमाइए, हाजिरी लगा दीजिए, हम आपके बड़े मशकूर होंगे। आज पाकिस्तान में एक तमाशा बना हुआ है, रियासत इस तमाशे की मुतहम्मल नहीं हो सकती। और अब जो एविडेंस आ रहा है, जो सबूत आ रहा है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि इस बात को ना माना जाए कि एक मुनज़्ज़म तरीके से इमरान नियाज़ी ने बलवा करवाया और बलवाइयों की आड़ में खुद को अदालत से बचाया या अदालत में पेशी से फरार हासिल किया। पेशावर लोग जो दहशत गर्दी का तजुर्बा रखते हैं, जो कानून के इदारों से लड़ने का तजुर्बा रखते हैं, उन्हें लाया गया और उनके जरिए निहत्ती लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पिटवाया गया। उन पर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जबकि वो सिर्फ निहत्ते वहाँ पर अदालती अहकामात की कंप्लायंस करने आए थे। मैं एक सवाल हर उस शख्स से करना चाहता हूँ जो आज तहरीक इंसाफ का हमायती है कि ठंडे दिल और दिमाग से ज़रूर सोचे कि क्या वजह है कि जब भी पाकिस्तान की गाड़ी चलने लगती है, जब भी पाकिस्तान इक्तसादी तरक्की की तरफ चलने लगता है, इमरान खान नियाज़ी साहब मुल्क के अंदर लाकानूनियत, सियासी अदम इस्तेहकाम और एजिटेशन क्यों पैदा कर देते हैं। अगर इमरान खान साहब की हिस्ट्री देखी जाए तो पहली दफ़ा जब ये 2002 में कौमी असम्बली के अंदर आए तो उस वक्त भी अपना किरदार अदा करने की बजाय इस्तीफ़ा दे के बाहर हो गए। उस वक्त भी ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर थे, कश्मीर कमेटी के मेंबर थे। कश्मीर कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हाजिरियों का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो पता लगेगा कि खान साहब ने कभी कोई इजलास में शिरकत नहीं की। आज कश्मीर के बड़े चैंपियन बनते हैं, अगरचे इन्होंने अपने दौर में कश्मीर को सरेंडर किया है। जब ये कश्मीर कमेटी के मेंबर थे तो कभी कश्मीर कमेटी के इजलास में शरीक होना अपनी इज्जत नहीं समझते थे और उससे गैर हाजिर रहते थे। एहतसाब के चैंपियन बनते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर कभी आकर एहतसाब के अमल में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत का एहतसाब इमरान खान साहब के लिए भारी था, तो लिहाजा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शरीक नहीं होते थे और खुद को पार्लिमानी सियासत का चैंपियन कहने वाला शख्स इस्तीफा दे के बाहर हो गया। फिर अगले इलेक्शन में इन्होंने शिरकत नहीं की। 2013 में जब ये आए, असेंबलियों में आए, तो फिर इस्तीफे दे के निकल गए और मिन्नतें करते रहे कि हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं, और फिर उसी पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर हुए। दुनिया में जदीद तारीख में एक सदर ट्रंप के हमायतियों की कैपिटल हिल अमेरिका की जो कांग्रेस है उस पर हमला करने की तारीख है, और पाकिस्तान के अंदर एक अजीम जमहूरी रहनुमा इमरान खान नियाज़ी साहब के हाथों पार्लियामेंट को तहस नहस किया गया, उस पर हमला किया गया। कदीम थोड़ी तारीख में पिछली सदी में ये मिसाल हिटलर की मिलती है कि हिटलर ने एक साजिश के जरिए जर्मनी की पार्लियामेंट को आग लगवाई थी। तो ये फैशिस्ट रवैये जिनका इमरान नियाज़ी साहब ने 2013 और 18 के दरमियान मुजाहरा किया, धरना नाकाम हुआ। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की पूरी सूबाई इंतज़ामिया को बरूए कार ला के दोबारा दारुल खिलाफे पे हमला करने की कोशिश की। ये सब चीज़ें
रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और उन 5 सालों में कोई मुस्बत काम करने की बजाय, ऑपोजिशन के अंदर बैठ के कोई तामीरी काम करने की बजाय, मुसलसल उन 5 सालों में इमरान नियाजी साहब धरने देते रहे, फसाद फैलाते रहे, हत्ता ये कि पाकिस्तान में चीन के सदर के दौरे को भी सबोताज करने के मुर्तकब हुए। हमारा दोस्त मुल्क नहायत ख्वाहिश रखता था कि भारत के दौरे से पहले चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करके जाएं, लेकिन इमरान खान ने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान का दौरा मनसूख करें और भारत बराह रास्त चले जाएं। इसी तरह 2018 के इलेक्शन में एक साजिश के जरिए, एक धांधली के जरिए, आज एक अंधे शख्स को भी मालूम हो गया है कि आरटीएस सिस्टम को बिठाकर रात रात ऑपरेशन करके जिन हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत रहे थे, वहां पर डबल स्टैंपिंग करके उन उम्मीदवारों को हरवाया गया। इमरान खान साहब को तश्तरी के ऊपर सीटें धांधली से जितवा कर हुकूमत पेश की गई। और फिर पंजाब, जहां पर मुस्लिम लीग नून को मैंडेट मिला था, इमरान साहब की जिद थी कि मैंने मरकज में हुकूमत नहीं लेनी, मुझे पंजाब की भी हुकूमत दो। तो पंजाब में भी जबरदस्ती जो आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे थे, उन्हें बनी गाला पहुंचाकर इमरान खान साहब को पंजाब की हुकूमत भी डिलीवर हुई। इसके बाद मुसलसल 2018 से इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट को नज़रअंदाज किया, पार्लियामेंट को बुलडोज किया, और उसी ताकत के साथ जिस ताकत ने उन्हें धांधली से इलेक्शन जिताए थे, उन्होंने पार्लियामेंट को भी चलाया। अपने हलीफों को दबाव के जरिए अपने साथ रखने की कोशिश की, और इसमें खुद वो इतराफ़ कर चुके हैं कि मैं एजेंसीज के जरिए अपने हलीफों को अपने साथ रखता था, मैं एजेंसीज के जरिए पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाया करता था। और जिस तरह बुलडोज कवानीन उस दौर में किए गए, पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जब उनके रवैये से तंग आकर उनके हलीफों ने उन्हें छोड़ा और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, तो इमरान खान ने उस अदम एतमाद को, जो आईनी तरीके से हुई, जो जमहूरी तरीके से हुई, जो शफाफ तरीके से हुई, कौमी असम्बली में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में उनकी पार्टी का कोई डिसिडेंट शामिल नहीं था। उनके इत्तेहादी थे जो उन्हें छोड़ गए थे और उनके रवैये की वजह से छोड़ गए थे। और 2+2 4 था कि जो इत्तेहादी हैं उनको इकट्ठा किया जाए अपोजिशन के साथ, तो 174 की तादाद बनती थी। और इमरान खान साहब ने उस मुतवक्का शिकस्त के ऊपर भी, जो अपनी ज़हनियत है फस्तायत की, फैशिज्म की, पार्लियामेंट को बुलडोज करने की, उन्होंने डिप्टी स्पीकर से एक गैर आईनी रूलिंग के जरिए उस तहरीक अदम एतमाद से फरार होने की कोशिश की। स्पीकर को भी उसमें झोंक दिया। एक ऐसा गैर आईनी कदम कि जिसको एक अंधा भी आईनी कबूल नहीं कर सकता, कानून का, आइन का अंधा भी उसे नहीं कबूल कर सकता। नतीजतन वो उस पर इनारकी पैदा करने की गर्ज से सदर को भी उसमें झोंक गए और कौमी असेंबली को डिसॉल्व करने का ऑर्डर जारी कर दिया। कौमी असेंबली को एक दफा फिर उस पर हमलावर हुए, उसे तोड़ दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जब नोटिस वहां पर लिया गया, तो इतनी ब्लेटेंट वायलेशन थी आइन की कि 5-0 की अक्सरियत से इमरान खान साहब का वो कदम गैर आईनी करार दिया गया और कौमी असेंबली बहाल हुई। मेरे कहने का मकसद यह है कि सन 2002 से इस शख्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड है
पाकिस्तान में कोई तामीरी काम नहीं है, हर दफा नाराज होकर असेंबली से निकल जाता है। अब हैट्रिक की है कौमी असेंबली से इस्तीफों की। 2002 में इस्तीफा दिया, 2013 में इस्तीफा दिए, 2018 की असेंबली से भी इस्तीफे दे दिए, और अब अपनी जिद के लिए 2 सूबाई असेंबलियों को भी, हालांकि इनकी अपनी पार्टी कहती थी कि आप ये काम ना करें, इनके वजीर आला समझाते रहे कि ये काम ना करें, लेकिन वहां पर शहनशाहियत है कि शहनशाह साहब ने अगर फैसला कर लिया है कि हमने खुदकुश बम्बार बन के इस निज़ाम पे हमलावर होना है, तो उन्होंने 2 असेंबलियां इस नीयत से तोड़ी कि इससे पूरा निज़ाम शायद गिर जाएगा। वो निज़ाम नहीं गिरा, अब वो झुंझलाहट का शिकार है, और अब इस झुंझलाहट के बाद शायद उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो मुल्क के अंदर बलवा और फसाद करें। अब जब पाकिस्तान उन्हीं की नाकस मुआशी पॉलिसियों, उनकी बर्बादियों की सजा से निकलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान इस मुआशी अनसर्टनिटी से निकलने के लिए दुनिया भर के साथ अपने इक्तसादी रवाबित बहाल करने की कोशिश कर रहा है। IMF से हम मुआहदा दोबारा बहाल कर रहे हैं। इससे पहले जब IMF से मुआहदा बहाल हुआ तो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा कोशिश कि वो मुआहदा बहाल ना हो और उसे सेबोटाज करने की कोशिश की। IMF की सतह पे हिंदुस्तान ने कोशिश की और पाकिस्तान की सतह पे इमरान खान ने उस मुआहदे के बहाल होने की मुखालफत की। तो इमरान खान और भारत एक पेज पर थे कि पाकिस्तान से IMF का मुआहदा बहाल ना हो। 15 लोगों की लिस्ट होती थी, 16वें बंदे को रोक दिया जाता था। हमने तो कभी पथराव नहीं किया कि पूरा हजूम अंदर जाएगा। अदालतों में हमने पेशी के वक्त, नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत के वजीर आजम थे, क्या वो उस दौरान अगर अपने हमायतियों को दावत देते कि आओ यहां पर आके दंगा फसाद बलवा करो, तो क्या नहीं हो सकता था? 180 पेशियां नवाज शरीफ साहब ने अदालत में भुगती। उनकी बीवी बिस्तर मर्ग पे थी। उन्हें कहा जाता था नहीं आपने डेली हाजिरी लगानी है यहां पे। वो कहते थे 3 दिन मुझे छुट्टी दे दो, मैं जाके जल्दी से उसका हाल तबीयत देखाऊं। नहीं जी, आपने डेली यहां पे हाजिरी लगानी है, और वो हाजिरी लगाते थे। इसी तरह हमारे हर शख्स ने, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, नैब ने बुलाया, खुद पेश हुए। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, नैब ने बुलाया, खुद पेश हुए। हर कौमी इदारे का और अदालत का एहतराम करते हुए हम उन इदारों में पेश भी हुए, हमने अदालतों की पेशियां भी भुगती, और हमने कभी उसमें ताखीर भी नहीं की। लेकिन यहां पर मामला ही उल्टा है। यह कौन सा कानून है कि जिसके तहत एक शख्स के साथ यह इम्तियाजी सलूक किया जाए कि वो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को निशाना बनाए, वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, वो अदालतों को तोड़ फोड़ कर दे, वो अदालतों के हुक्म भी ना माने, और फिर भी उसके ऊपर अदालतें जो हैं बिछी जा रही हों। एक ही स्ट्रोक के साथ हर मुकदमे में जमानत कबूल की जा रही हो। मेरी इस्तदा है कि यह सलूक पाकिस्तान के हर शहरी से होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी करेंगे कि आज के बाद से अगर कोई साइल मुल्जिम अदालत में वक्त पे मौजूद नहीं है तो उसका केस खारिज नहीं किया जाएगा। अदालत उसका इंतजार करेगी, चाहे वो रात के 8 बजे ही पेश क्यों ना हो। ये इम्तियाजी या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक शख्स के साथ नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि कानून एक होना चाहिए, 2 कानून नहीं, एक कानून होना चाहिए। तो लिहाजा अब पाकिस्तान को हम मजीद मजाक नहीं बनने देंगे। जिन जिन लोगों ने बलवा किया है, जिन जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
पाकिस्तान will not be allowed to become a banana republic. एक शख्स की अना, एक शख्स के झूठ, एक शख्स के फरेब की भींट ये पूरा मुल्क नहीं चढ़ने दिया जाएगा। आज इमरान खान साहब लोगों को अलिफ लैला की कहानियां और नसीम एजाजी साहब के नावल पढ़ के सुनाते हैं। जरा कौम को यह भी बतलाएं कि 4 सालों में किया क्या है। स्याह सफेद के मालिक थे। जितना इख्तियार इमरान खान के पास था, इस्टेब्लिशमेंट उनकी पुश्त के ऊपर, अदलिया उनकी पुश्त के ऊपर, मीडिया का गला घोंट के खामोशी, ऑपोजिशन सारी जेलों में, इतने साजगार हालात तो पाकिस्तान में किसी वजीर आजम को नहीं मिले थे। आपने 4 सालों में क्या बनाया पाकिस्तान का? हर चलती चीज का बेड़ा गर्क कर गए। सी पैक को तबाह कर गए हैं आप। आपकी बदौलत वो मंसूबा जिसने पाकिस्तान की किस्मत बदल देनी थी, यहां से चीन के सरमायाकारों को आपने वापस जाने पे मजबूर कर दिया। आप सब साफी हैं। 2017-18 में आपको याद होगा कि हर सुपरमार्केट, हर इस्लामाबाद के सेक्टर में चीन की बड़ी कंपनियों के दफ्तर खुले हुए थे। हर तरफ आपको चीनी लोग नजर आते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट शी ने चीन की टॉप कंपनीज को हुक्म दिया था कि पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करें। आज सूना हो गया इस्लामाबाद, कोई आपको इन्वेस्टर नजर नहीं आता। किसकी बदौलत हुआ है? क्योंकि हर इन्वेस्टर के नाक में धुआं दिया इमरान खान साहब की हुकूमत ने। गालियां निकाली, इल्जाम लगाए, उन्हें करप्ट कहा, उनके मंसूबों को स्कैंडलाइज किया। वो मुल्क के जिसने मुश्किल में हमारा साथ दिया था, उस मुल्क को जब आप करप्शन के ताने देंगे तो आप मुझे बताइए कि उसे कितने नफलों का सवाब है कि वो मजीद आपको सरमायाकारी करके देगा। आज तो चीन के सरमायाकारों के पीछे वियतनाम पड़ा हुआ है, कंबोडिया है, लाओस है, पूरी दुनिया उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है। और हमने यहां पर क्या किया कि उनको इल्जामात का निशाना बनाया। बजाय ये कि उन्हें थैंक यू कहते, हम उन्हें कहते थे कि आपने तो महंगे कर्जे दे दिए, आप तो जनाब करप्शन कर गए हैं, आप तो किकबैक्स दे गए हैं। नतीजा क्या है कि सारा निजाम बंद हो गया। यह सिर्फ एक मिसाल है कि जो इमरान खान की नाअहली की सजा आज पाकिस्तान के नौजवान काट रहे हैं। लाखों नौजवानों को आज रोजगार मिला होता उन इन्वेस्टमेंट से जो चीन से पाकिस्तान आ रही थी, सब बंद हो गई। पाकिस्तान की आपने डिवैल्यूएशन से महंगाई की बुनियाद रखी। आखिरी साल जाते जाते $72 अरब की इंपोर्ट खोल गए, क्योंकि आपने मसनूई ग्रोथ दिखानी थी। वो $72 अरब की इंपोर्ट, जिसमें आपके दोस्तों को गाड़ियों के इंपोर्ट के परमिट आपने दिए, आपने सामान तायुश को इंपोर्ट करने के परमिट जारी किए, आंखें बंद की कि जी 6% ग्रोथ दिखानी है, एक दफा रेल पेल कर दो, इंपोर्ट आने दो। आपके पास डॉलर थे नहीं। $72 अरब की वो इंपोर्ट पाकिस्तान का पूरा ज़र मुबादला का ज़खायर खा गई। आज हम इसलिए क्राइसिस में हैं। आज हम कतरा कतरा करके ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड कर रहे हैं, चूंकि आपने आखिरी साल जो $72 अरब की इंपोर्ट की, वो पाकिस्तान का सारा फॉरेन एक्सचेंज खा गई। उससे महंगाई हुई, चूंकि उससे हमारे रुपए पे दबाव हुआ और अभी तक रुपया संभल नहीं रहा कि किस तरह हम उसको ब्रेक लगाएं। फिर आपने पाकिस्तान के अंदर जो इक्तिसादी पॉलिसियां चलाईं, आते साथ हॉट मनी का परसूट किया और इस तरह के इकदाम किए, तो ये उनका नतीजा है कि आज हमने इस मुल्क को संभालने की कोशिश की है। और जो पीटीआई का शख्स कहता है कि हम बड़ी शानदार कारकर्दगी पे थे, इस बात का जवाब दे कि अगर उनकी कारकर्दगी ठीक थी तो 1 अप्रैल को वजारत खजाना ने डेवलपमेंट बजट की आखिरी किस्त जारी करने से क्यों इनकार कर दिया था? वी हैव नो मनी। उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा ही नहीं है। हमारी हुकूमत आने से 10 रोज पहले वजारत खजाना हाथ खड़े कर गई थी कि आखिरी किस्त वो डेवलपमेंट बजट की जारी नहीं करेंगे, जीरो रिलीज। ये पाकिस्तान में 75 साल में पहली दफा हुआ था कि कोई हुकूमत खजाना इतना खाली कर गई हो कि आखिरी किस्त के लिए पैसे ना हो उसके पास। तो ये आप तरक्की छोड़कर गए हैं। एक शख्स जो सिर्फ उजाड़ सकता है,
एक शख्स जो सिर्फ कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलों में डालूंगा, उसका मंशूरी है। 3 साल 4 साल हुकूमत रही है, बताएं कोई प्रोग्राम प्लान, विजन 2025 जिसके तहत हम आगे जा रहे थे, हम टॉप 25 इकोनॉमीज में शामिल होने जा रहे थे, ये 2025 आ गया है। आज हम 23 में, 2 साल बाद 2025 है। और 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर ने कहा था कि पाकिस्तान इज वेल ऑन इट्स वे टू बी इन द टॉप 20 इकोनॉमीज बाय 2030। आज हम कहां पड़े हैं? इमरान खान के 4 सालों ने पाकिस्तान की मईशत के, सियासत के और मुआशरत के बुनियादें हिला दी हैं। सवाए इसके कि आपने पोलराइजेशन पैदा की है, गाली गलोच किया है, अपने लोगों को फनेटिक बनाया है, उनमें अदम बर्दाश्त पैदा की है, उनको इंतहा पसंद बनाया है, उनको बलवा करना सिखाया है। आपने मुल्क में क्या किया? नौजवानों से लैपटॉप छीन लिए, उसकी बजाय नौजवानों को गालियां देने की तरबियत दी। नौजवानों से रोजगार छीन लिया, उसकी जगह उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इस ड्रामे को पाकिस्तान के अवाम भी समझें, और अगर हमने मुल्क के अंदर आइन और इस निज़ाम को बरकरार रखना है तो उसमें ऐसे फसादियों के लिए हमें ज़ीरो टॉलरेंस रखनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स पूरे निज़ाम को होस्टेज बनाए और फिर पूरा निज़ाम और रियासत उसके आगे पिघल जाए। जिन लोगों ने बलवा किया, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और रियासत की रिट को इस्टेब्लिश भी किया जाएगा। शकील साहब समा से, इसके बाद गिरफ्तार करवानी टाइम न्यूज़। 2 क्वेश्चन है। एक तो ये इमरान खान जिक्र कर रहे हैं कि श्रीलंका को लोग भूल जाएंगे, ईरान हो जाएगी पाकिस्तान में, तो क्या ये जो मुल्क में हालात चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से क्या तीसरी कोई फायदा नहीं उठा लेगी? मतलब और दूसरा क्वेश्चन ये है कि IMF प्रोग्राम आपने जिक्र किया, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है कि अपने दोस्त कंट्रीज हैं उनसे $5 बिलियन की हमें फाइनेंसिंग मिलनी है, वो क्यों नहीं मिल रही? क्या उनको ट्रस्ट नहीं रहा पाकिस्तान के ऊपर? वो देर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को तो अर्जेंट फाइनेंसिंग दरकार है इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो IMF के साथ तमाम शराइत हम पूरी कर चुके हैं और दोस्त ममालिक के साथ भी सफारती सतह पर रवाबत हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी तरफ से जो पाकिस्तान की मदद है उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह IMF के प्रोग्राम पे ऑन ट्रैक होगा। क्योंकि हम सब का मकसद यही है कि हम पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड करें और इसे स्टेबलाइज करें, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाएंगे। लेकिन अभी अगले 3 सालों के लिए जो सबसे बड़ी तरजीह है वो ये है कि टर्न अराउंड किया जाए और स्टेबलाइज किया जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिससे हम एक लंबी छलांग ले सकें। अभी तो खान साहब वो बुनियादें ही ढा गए हैं सारी, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी दोस्त ममालिक की तरफ से आ जाएगा। खान साहब जो बातें कर रहे हैं असल में यही वो चाहते हैं। जो फॉरेन डोनर्स इमरान खान के ऊपर पैसा लगा रहे हैं वो इनके जरिए पाकिस्तान में एनार्की फैलवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान को जितना रगड़ा लगा है माजी में एस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान को तो अभी फूल भी नहीं मारा एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन कभी आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से रेड लाइन क्रॉस होते नहीं देखी। आज इमरान खान को तो अभी एक फूल भी नहीं लगा। कोर कमांडर हाउसेस के ऊपर नौजवानों से पथराव करा रहे हैं, फौज के खिलाफ कैंपेन करा रहे हैं। ये किसका एजेंडा है? हमारे कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ गाली गलोच कर रहे हैं। ये किसका एजेंडा है? आज इमरान खान और उसकी पार्टी और पाकिस्तान के दुश्मन एक पेज के ऊपर हैं। पाकिस्तान में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हो। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो तो हमारे सिर पे चढ़ जाएंगे। हमारे फौज के बहादुर जवान अफसर शहीद हो रहे हैं, वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, और पूरी की पूरी PTI जो है फौज के खिलाफ गाली गलोच पे लगी हुई है। आप ये किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? यही मैं कहता हूं ना कि जो फॉरेन फंडिंग आती है, देयर इज नो फ्री लंच। जो लोग आपको फॉरेन फंडिंग देते हैं वो आपसे अपना काम पूरा कराते हैं, और जो हाइब्रिड वॉर है वो यही होती है कि अंदर से मुआशरों को इम्प्लोड कराओ, अंदर से नारकी पैदा करो।
आज इमरान खान की जो एनार्किस्ट पॉलिटिक्स है उस पर पाकिस्तान के दुश्मन तालियां बजा रहे हैं। काश कि वो कोई तामीरी सियासत करने की सलाहियत रखते। आपका क्या प्रोग्राम है, इक्तिसादी प्रोग्राम? आपका क्या विजन है पाकिस्तान का? इनको छोड़ूंगा नहीं जी, फलाने को नहीं छोड़ूंगा, कभी ऑपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, कभी फौज को नहीं छोड़ूंगा, कभी अदलिया को नहीं छोड़ूंगा, कभी इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ूंगा। भाई नहीं छोड़ूंगा से मुल्क तरक्की नहीं करते। आपका कोई विजन होना चाहिए कि आपने 4 साल हुकूमत की, कोई एक पुल ही बता दें कि मुल्क के अंदर बनाया हो, कोई एक नई यूनिवर्सिटी बता दें कि आपने मुल्क के अंदर बनाई हो, कोई नया अस्पताल आपने मुल्क के अंदर बनाया हो। 4 सालों में पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ के, पाकिस्तान को महंगाई के रैम पर छोड़ के आप चले गए। और अब आप वो हीरो बन रहे हैं नसीम जाजी के, जैसे मैं पता नहीं क्या फतह करने चला हूं। ये जुल्फ़कार करवानी साहब टाइम न्यूज़ सर। एहसान इकबाल साहब, अभी आपका इजलास भी हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने इजलास भी तलब किया है और साथ में मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि कालादम तंजीम डिक्लेयर किया जाए पीटीआई को। तो अभी निगरान वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी को फ्री हैंड भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है कि कालादम तंजीम डिक्लेयर करने जा रहे हैं या आईजी को फ्री हैंड देने जा रहे हैं? रिट ऑफ स्टेट की जो आप बात करें तो कैसे करेंगे? देखिए, ये जो सबूत हैं ये सिक्योरिटी के इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनके पास तमाम मालूमात आती हैं वो ये तमाम शवाहिद देखेंगे। और अगर इस बात का सबूत मिला कि इमरान खान साहब ने दहशत गर्दों को लाकर इस्लामाबाद में और लाहौर में बलवा किया है तो जो कानून कहेगा उसके मुताबिक उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर इस चीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी फिर तो आपने खुला लाइसेंस दे दिया है हर किसी को कि हर कोई पाकिस्तान में आके बलवा करे। पाकिस्तान में फिर कानून नहीं चलेगा, जत्थे का कानून चलेगा। जिसका जितना बड़ा जत्था होगा वो उतना ज़्यादा महफूज शख्स होगा। पाकिस्तान के कानून को और निज़ाम इंसाफ को जत्थों के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे निज़ाम कानून ने जत्थों के आगे सरेंडर कर दिया तो कमज़ोर की हिफाजत कौन करेगा?